देखो क्या क्या बताया गया है इसमें, ध्यान से देखो बोर्ड पे। डीएनए कितने प्रकार का बताया गया? दो प्रकार का होता है, राइट हैंड डीएनए और लेफ्ट हैंड डीएनए, है ना। राइट हैंड डीएनए के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिए हैं। राइट हैंड डीएनए जिसको नॉर्मल डीएनए कहा गया, तो जितना भी सजीव है सब में पाया जाता है ना। डीएनए को सजीवों का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, पहले भी बताया। डीएनए को सजीवों का क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट। यानी हमारे दादाजी में जो डीएनए पाया गया वो डीएनए किसमें? हम में भी पाया जाएगा, और हमारे पोता पोती में भी क्या होगा? यह डीएनए पाया जाएगा। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। फिर आप लोग का अंतिम पॉइंट, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में क्या करिए? तुलना करने बोला। तो देखो इधर है लिखा हुआ पादप कोशिका, इधर क्या लिखा हुआ है? जंतु कोशिका। पादप कोशिका क्या लिखा हुआ? देखो इसमें विभिन्न प्रकार के लवक पाए जाते हैं, बताए ना, वर्णी लवक, हरित लवक, है ना, पेड़ पौधों पत्तियों का रंग, ये सब पीला सफेद, ये सब जो रंग होता है, ये सब किसमें? ये पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में इसमें लवक पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। फिर देखो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। और इसमें क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। भित्ति के जगह पे क्या पाया जाता है? झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिका में बड़े बड़े रिक्तिका पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या होता है? बड़े बड़े रिक्तिका पाई जाती है। और जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है, और यदि पाई भी जाती है तो बहुत ही छोटी पाई जाती है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका किसमें? पादपों में पाया जाता है, यानी पेड़ पौधों में पादप कोशिका। और जंतु कोशिका किसमें? जंतुओं में पाया जाता है। राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है, और राइबोसोम किसमें? जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। ये आप लोग का क्या था? चैप्टर 1 का नोट्स का अंतिम टॉपिक था, ठीक है। इस चैप्टर कोशिका जो हम लोग पढ़े उसको एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या पढ़े, हम लोग क्या क्या नोट किए हैं और क्या क्या पढ़े उसको देखेंगे। क्या है? कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल का हिंदी रूपांतरण है। क्या पढ़े हम लोग? कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल का क्या है? हिंदी रूपांतरण है। सेल शब्द कहाँ से लिया गया था? क्या बताए थे? लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया था। सेल शब्द कहाँ से लिया गया था? लैटिन भाषा के शब्द किससे? सेलुला से लिया गया था, जिसका शाब्दिक अर्थ था क्या? एक छोटा सा कमरा। तो ध्यान रखेंगे। कोशिका के बारे में जो हम लोग को जानकारी दिया, सर्वप्रथम कोशिका के बारे में क्या किया? जानकारी दिया। उस व्यक्ति का क्या नाम, उस महान व्यक्ति का क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। कब वो जानकारी दिया? तो 1665 ईस्वी में। कब जानकारी दिया? 1665 ईस्वी में इन्होंने बताया। रॉबर्ट हुक जिस कोशिका के बारे में बताए वह कोशिका कैसा था? मृत कोशिका था। इसे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, सब ध्यान रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखो एंटोन लीवेनहॉक ने, किसने? एंटोन लीवेनहॉक ने क्या किया? 1667 में, है ना, ईस्वी में जीवित कोशिका के बारे में जानकारी दिया। किस कोशिका के बारे में? जीवित कोशिका के बारे में जानकारी दिया। 74 लिखे है ना, 74। ध्यान से सुनेंगे। एंटोन लीवेनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका के बारे में जानकारी दिया। इन्होंने अपने से एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया। क्या किया? ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने एक अपने से स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उसमें शैवाल में, प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया इत्यादि में जीवित कोशिका को क्या किया? देखा। हम लोग जिस प्रकार से घर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, और घर बनाने में क्या होता है? बहुत सारे दीवार लगते हैं, अनगिनत ईंटें लगते हैं, है ना, जिससे मिलकर के बनी होती है घर। उस प्रकार से प्रत्येक जीव किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर के बना होता है। जितना भी जीव हैं
वो सभी जीव किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका सजीवों के असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। सजीव जितने भी सजीव हैं वो सभी सजीव क्या होता है? असंख्य सूक्ष्म जीवों से मिलकर के बना होता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या बोल रहे? ध्यान से सुनेंगे। कोशिका सजीवों की शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और संरचनात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को क्या करता है? चलाने की क्षमता रखता है। क्या बोला? कि कोशिका, हम लोग पूछेंगे सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा गया? तो क्या जवाब आएगा? कोशिका। कोशिका विभिन्न पदार्थों को वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन या सामर्थ्य रखता है। अतः कोशिका जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है। सवाल करेगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो क्या जवाब देंगे? कोशिका। अब आगे हम लोग देखेंगे कोशिका का आकार, संरचना और प्रकार। देखो, कोशिका का आकार विभिन्न आकार का होता है। वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के कितना? 1 मीटर तक होता है। 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के कितना? वो 1 मीटर तक होता है। सबसे छोटी कोशिका किसका? माइकोप्लाज्मा का। किसका? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु का होता है, जिसकी कोशिका कितना? 0.1 माइक्रोमीटर है। सबसे बड़ी कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। सबसे बड़ी कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग के अंडे का, जिसकी लंबाई कितना? 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना? 13 सेंटीमीटर। लंबाई 17 तथा चौड़ाई कितना? 13 सेंटीमीटर है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? हम लोगों के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा? तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई कितना है? 1 मीटर। जिसकी लंबाई कितना? 1 मीटर। कोशिका का आकार गोलाकार भी है, चौकोर भी है, बहुभुजाकार भी है, अंडाकार भी है, तथा हो सकता है तो क्या है? अनियमित भी है। कोशिकाओं की संख्या, वह कोशिका जीव जिसमें पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, अंतःकरण इति सभी क्रिया एक ही कोशिका में संपन्न होता है। क्या क्या बोल रहे? ध्यान से सुनना। कोशिका में एक ही क्रिया में, एक ही कोशिका में सब क्रिया होना। क्या क्या? पहले भोजन को अंतःकरण करना, फिर क्या करना? अवशोषण करना, फिर उसका पाचन करना, पाचन करने के बाद क्या करना? उत्सर्जन करना। ये सब क्या क्रिया? सब एक ही कोशिका में संपन्न होता है। वैसे कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में हम लोग जवाब देंगे तो पूछा जाएगा कि अमीबा किस प्रकार का कोशिका है, किस प्रकार का जीव है, तो क्या जवाब देंगे? एक कोशिकीय कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय। फिर आया देखो बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य, हाथी, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। वह कोशिकीय जीव जिसमें पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन, अंतःकरण इत्यादि सब क्रिया करने के लिए अलग अलग कोशिका लगा हुआ है। जैसे देखो, हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए क्या है? मुखगुहा है। पाचन करने के लिए क्या? अमाशय से लेकर के छोटी आंत भी है, बड़ी आंत भी है। उत्सर्जन करने के लिए क्या? गुदा द्वार है। अवशोषण करने के लिए क्या? रक्त नलिकाएं लगी हुई है। ये सब अलग अलग है ना? तो जिसके कारण से हम लोग कह सकते हैं कि मनुष्य, हाथी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद आया उत्तक। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़े थे? उत्तक। एक सब रिकॉल करा दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे तो, और नहीं तो सब भूल जाएंगे। कौन सा? उत्तक। कोशिकाओं की समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तक कहते हैं। क्या बोला? कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना भी सेम, उद्गम भी सेम तथा कार्य भी क्या? एक समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्तक मिल करके क्या लिखा है? देखो, 2 या 2 से अधिक कोशिका मिल करके हम लोग क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक कोशिका मिल करके किसका?
उत्तक का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर के क्या करता है, एक अंग का निर्माण होता है। कई अंग मिलते हैं तो क्या बनता है, एक अंग तंत्र बनता है। और कई जब अंग तंत्र मिलते हैं तो क्या होता है, एक सजीव का निर्माण होता है। एक बहुत बड़े सजीव का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कोशिका से मिला तो क्या बना, उत्तक मिला तो क्या बना, अंग मिला तो क्या बना, अंग तंत्र, और अंग तंत्र मिला तो क्या बना, जीव बना। अर्थात अरबों कोशिका वाले जीव की जीवन की प्रारंभ में सभी निषेचित अंडा गुणन करता है। अर्थात क्या बोला, ध्यान से सुनेंगे। हम लोग भी, मनुष्य भी, जितने भी जीव हैं, सब का सब एक कोशिका से बना होता है। सब में क्या होता है, जनन का सामर्थ्य होता है और अपनी संख्या को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका का है। मुर्गी का अंडा कैसा है, एकल कोशिका है। आकार में बड़ा होने के कारण से नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। मुर्गी को अंडा को फोड़ कर देखिए, आसानी से दिख जाएगा। फिर आया कोशिका के घटक। क्या आया, कोशिका के घटक। कोशिका के आंतरिक संरचना के, है ना, कि जब हम लोग व्यापक जानकारी मिला तो व्यापक जानकारी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद मिला। कोशिका में विभिन्न प्रकार के घटक हैं, यानी कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंग हैं, जिसमें से क्या क्या पढ़ना है देखो। कोशिका झिल्ली पढ़े, कोशिका भित्ति पढ़े हम लोग, कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, रिक्तिका, रसधानी, लाइसोसोम, अंतःद्रव्य जालिका, लवक, राइबोसोम, ईटीसी हम लोग क्या किए, पढ़े, है ना। फिर देखो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली को हम लोग मिलाकर के क्या कहते, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोल रहे हैं, कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली को मिलाकर के क्या बोले थे, प्लाज्मा झिल्ली कहा गया। केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव, क्या बोल रहे, ध्यान से सुनेंगे। केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली को मिलाकर के हम लोग क्या बोले, प्लाज्मा झिल्ली। और केंद्रक द्रव तथा कोशिका द्रव को मिलाकर के हम लोग क्या बोलेंगे, जीव द्रव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीव द्रव बोलेंगे। फिर देखो आया, पहला आया टॉपिक्स कोशिका झिल्ली। क्या आया, कोशिका झिल्ली। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को हम लोग क्या कहें, कोशिका झिल्ली के। कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोले हम लोग, कोशिका झिल्ली के। यह जीव जंतु, देखो यह जब जीव किसमें, जानवरों में पाया गया, जंतुओं में पाया गया, तब इसे हम लोग क्या बोले, कोशिका झिल्ली कहे। लेकिन यही चीज जब पादप में, पेड़ पौधों में पाया गया तो हम लोग इसको क्या बोले, कोशिका भित्ति बोले। कोशिका झिल्ली का क्या क्या कार्य है उसको देखो, कॉपी में सबका नोट है ना। देखो क्या है, तो कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग क्या कहें, प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, यह क्या करता है, ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देता है और अनैच्छिक पदार्थों को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देता है और अनैच्छिक पदार्थों को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका झिल्ली को भी, प्लाज्मा झिल्ली को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। आपसे सवाल किया जाएगा कि कोशिका झिल्ली को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन दिया रहेगा चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, तो टिक लगाएंगे। कोशिका झिल्ली का और क्या क्या कार्य है वो देखो। कोशिका झिल्ली एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करता है, ठीक है। यह कोशिका के आकार प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली क्या करता है, कोशिका का आकार प्रदान करता है और साथ ही साथ क्या करता है, यह आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह आंतरिक अंगों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव। अच्छा, जीव द्रव जिसको हम लोग क्या बोले, केंद्रक द्रव भी बोले या कोशिका द्रव भी बोले। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका द्रव। यह एक जेली जैसा पदार्थ है। कोशिका द्रव किस प्रकार का पदार्थ है, जेली जैसा पदार्थ है, जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच में पाया जाता है ना। यह किस रूप में, दानेदार होता है। किस रूप में होता है, दानेदार होता है तथा अर्ध तरल होता है।
तो क्या होता है अर्ध तरल, मतलब क्या पूर्ण रूप से लिक्विड में नहीं रहता है, थोड़ा ठोस भी और थोड़ा लिक्विड भी, इसीलिए उसको क्या बोला गया अर्ध तरल बोला गया। इसी में कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, है ना, और भी जितने भी गोल्गी काय जो और भी जितने भी प्रकार के अंग हैं इसके सभी के सभी कहाँ पर कोशिका के अंग में यानी कहाँ पर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। फिर देखो केंद्रक द्रव्य, क्या आया केंद्रक द्रव्य, यह केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य कहाँ पर पाया जाता है केंद्रक के अंदर पाया जाता है। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य को संयुक्त रूप से क्या कहा गया जीव द्रव्य। क्या कर रहे हैं फिर देखो जीव द्रव्य का निर्माण जल, प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से होता है। जीव द्रव्य का निर्माण किससे जल, प्रोटीन एवं किससे कार्बोहाइड्रेट से होता है। इसमें सर्वाधिक 80% जल होता है। इसमें कितना सर्वाधिक कितना 80% जल होता है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। स्टार्ट है ना वीडियो, देखो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। यह प्रत्येक कोशिका में केंद्र के नजदीक पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है प्रत्येक कोशिका में कहाँ पर केंद्र के नजदीक पाया जाता है। इसमें 65% प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कितना 65% क्या पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। इस कोशिका है ना माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा गया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। फिर देखो आया गोल्गी काय। क्या आया गोल्गी काय। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के पास थैलीनुमा संरचना। गोल्गी काय क्या है प्रत्येक कोशिका में क्या है केंद्रक के पास एक थैलीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गोल्गी काय कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय में ही पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि कोशिकीय द्रव्य उत्सर्जन में क्या होता है उपयोग किया जाता है। फिर आया लाइसोसोम। क्या आया लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम लोग क्या समझेंगे यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार का जल अपघटनीय पाचक रस पाया जाता है। विभिन्न प्रकार का क्या पाया जाता है इसमें पाचक रस, है ना, जिसका मुख्य कार्य क्या करना है पाचन की क्रिया करना है। इसका मुख्य कार्य क्या है पाचन की क्रिया करना है। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे कोशिका की क्या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर आया अंतर्द्रवीय जालिका। क्या आया अंतर्द्रवीय जालिका। यह कोशिका को कंकाल प्रदान करता है। यह कोशिका को क्या करता है कंकाल प्रदान करता है। कौन सा अंतर्द्रवीय जालिका, समझे। इसके बाद आया रिक्तिका। कौन आया रिक्तिका। यह जंतु कोशिका में बहुत छोटा या नहीं पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में बहुत छोटा या क्या नहीं पाया जाता है, किंतु पादप कोशिका का अधिकांश भाग में रिक्तिका पाए जाते हैं। क्या लिखे ध्यान से सुनना। रिक्तिका जंतु कोशिका में पाया जाता है तो एकदम बहुत छोटा या नगण्य, है ना, और लेकिन किसमें पादप कोशिका में बहुत अधिक बड़ा बड़ा पाया जाता है। जंतु कोशिका में पाया जा सकता है या फिर क्या एकदम ना के बराबर। इसके बाद आया लवक। या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, अवर्णी लवक, हरित लवक और क्या उभरणी लवक। हम लोग पढ़ेंगे पहले अवर्णी लवक। कौन सा अवर्णी लवक। यह पेड़ पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। अवर्णी लवक कहां पर पाया जाता है उन भागों में पाया जाता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। यह मुख्य रूप से भूमिगत तना एवं जड़ में पाया जाता है। मुख्य रूप से कहां पर पाया जाता है भूमिगत तना में और कहां पर जड़ में पाया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे हरित लवक, जिसको हम लोग बाद में क्या बोलेंगे क्लोरोफिल भी बोलेंगे। यह सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। हरित लवक क्या होता है सभी हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है।
हरित लवक में हरित वर्णक पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित वर्णक। और उसी हरित वर्णक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल को है ना प्रकाश संश्लेषित अवयव भी कहा जाता है। क्लोरोफिल को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण। अर्थात पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं ना तो क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हम लोग क्या बोले? क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण का पदार्थ भी बोला जाता है, अवयव भी बोला जाता है। इसके बाद वर्णी लवक। कौन सा? वर्णी लवक। इस लवक के कारण फल फूल का रंग अलग अलग होता है। वर्णी लवक के कारण से ही क्या होता है? फल फूल का रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे? टमाटर का लाल रंग। किसका? टमाटर का लाल रंग। किसके कारण से? तो लाइकोपिन के कारण से। किसके कारण से? लाइकोपिन। गाजर का लाल रंग किसके कारण से? तो कैरोटीन के कारण से। बीट चुकंदर का लाल रंग किसके कारण से? तो विटामिन के कारण से। मिर्च का लाल रंग किसके कारण से? तो कैप्सेनिन के कारण से। किसके कारण से? कैप्सेनिन। सेब का लाल रंग किसके कारण से? तो राइबोफ्लोविन कारण से, है ना। आलू का हरा रंग किसके कारण से? तो सोलेनिन नामक वर्णक के कारण से। पत्ती का पीला रंग किसके कारण से? तो कैरोटीन वर्णक के कारण से। फूल का पीला रंग किसके कारण से? जैंथेमिन के कारण से। पपीता फल का पीला रंग किसके कारण से? तो कैरिकोजैंथिन के कारण से। हल्दी का पीला रंग किसके कारण? तो कुकुरमिन वर्णक के कारण। तेल का पीला रंग किसके कारण? तो कैरिकोनाइड के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण से? कैरोटीन वर्णक के कारण से। फिर दूध का श्वेत रंग किसके कारण से? तो केसिन वर्णक के कारण से। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो इधर उधर करेंगे तो शरीर दर्द करेगा और फिर दिमाग नहीं काम करेगा। फिर देखो आया केंद्रक। कौन सा आया? केंद्रक। यह प्रत्येक कोशिका में नियंत्रक कक्ष के रूप में पाया जाता है। केंद्रक प्रत्येक कोशिका में रहता है। जंतु कोशिका में बीच में और पादप कोशिका में थोड़ा किनारे में रहता है। जंतु कोशिका में कहां पर? बीच में, तथा पादप कोशिका में कहां पर? किनारे में रहता है। केंद्रक के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इसके अंदर केंद्रक रहता है। इसी केंद्रक द्रव्य में डीएनए, आरएनए, है ना, हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमोसोम ईटीसी पाया जाता है। फिर देखो जो गुणसूत्र बताया जिसको क्रोमोसोम बोले, क्रोमोसोम का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र को अनुवांशिक गुण का वाहक कहा जाता है। बताए थे ना पढ़ाते वक्त कि पिताजी टकले तो बेटा भी क्या टकला हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ गुण जो आता है आ जाता है। बात करने का, है ना, बोलता है ना कभी ये नाक होकर पर गया हुआ है, ये मुंह इसके पर गया हुआ है, बोलता है ये नहीं, तो ये सब गुण क्या वहां से आ जाता है। जीन भी डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जीन भी जो बना होता है वो क्या होता है? डीएनए एवं किसका? हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। डीएनए को क्या बोला जाता है? अनुवांशिक पदार्थ भी कहा जाता है। फिर ध्यान से सुनो, केंद्रक के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य में कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है? 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोजम होता है, जो महिला और पुरुष में दोनों में समान होता है। लेकिन एक जोड़ा जो गुणसूत्र है जिसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, वो महिलाओं को अलग कर देता है, पुरुषों को क्या कर देता है? अलग। महिलाओं में XX गुणसूत्र और पुरुषों में क्या? XY गुणसूत्र पाया जाता है ना। पहले जो मिथ्या था वो गलत था, है ना। अभी क्या है, जो वैज्ञानिकों ने पता करके बता दिया कि पिता के गुणसूत्र पर ही क्या है? लिंग का निर्धारण होता है कि बेटा होगा या बेटी होगा, है ना। तो देखो पिता का गुणसूत्र कौन? XY और माता का गुणसूत्र कौन? XX। पिता का X मिला और माता का X तो मिलेगा ही। पिता का X और माता का X दोनों मिल करके क्या हो गया?
पुत्री बन गई, यानी क्या हो गया, एक बेटी का निर्माण हो गया। और पिता का क्या, Y गुणसूत्र और माता का X गुणसूत्र यदि मिल गया तो क्या हो गया, एक पुत्र का निर्माण हुआ। तो एक मिथ्या था जो पहले था कि महिला ऐसी है वैसी है, तो उस सब धारणा क्या है, गलत है। किसके गुणसूत्र पर, तो पिता के गुणसूत्र पर क्या करता है, निर्भर करता है। इसके बाद हम लोग पढ़े आज पौधे एवं जंतु कोशिका में क्या तुलना, जो पहले ही बता दिया जा चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग का क्या हो गया, ये पूरा चैप्टर का पहले पढ़ाए, फिर नोट्स बनाए, फिर ये क्या किए, डिस्कशन कर दिए। इसके बाद आप लोग का MCQ बता दिया जाएगा।